Dear students, I will teach you topic synthesis. What is the real meaning of synthesis? Synthesis means when two or three or more sentences combined with one sentence, that is called synthesis. जब हम दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बनाते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं सिंथेसिस। डियर स्टूडेंट्स, इसको हम लोग तीन भागों में बांटकर पढ़ते हैं। पहला भाग है सिंपल सेंटेंस। जब हम सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं तब इनको हम 8 भागों में बांटकर पढ़ते हैं, जिसका पहला भाग है पार्टिसिपल। ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसका प्रयोग हम निम्न शब्दों में करते हैं। नंबर 1, इसमें दिए हुए वाक्यों का कर्ता हमेशा एक होता है और वही कर्ता एक के बाद दूसरा कार्य क्रम से करता है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक वाक्य एज ए जीरेंड बनाते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल नीचे दिया गया है, ही हियर्ड अ नॉइज, ही वोक अप। कर्ता इसका ही है और कर्ता एक के बाद दूसरा काम कर रहा है। ऐसे वाक्यों को हमेशा एज ए जीरेंड बनाते हैं, दूसरे वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो ही हियर्ड अ नॉइज, इसके मेन वर्ब है हियर्ड, तो जीरेंड बनाने पर क्या हो जाएगा, हियरिंग अ नॉइज, कॉमा ही वोक अप। दूसरे वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। इसका सेकेंड रूल है, इसमें पहले वाक्य का कर्म दूसरे वाक्य का हमेशा कर्ता होता है। पहले वाक्य का कर्म दूसरे वाक्य का कर्ता होता है और इसका प्रयोग हमेशा हुए के अर्थ में होता है। जैसे दिया है एग्जाम्पल, आई सॉ ए बॉय, मैंने एक लड़के को देखा। ही वॉज प्लेइंग इन द ग्राउंड, वह मैदान में खेल रहा था। तो देखिए प्लेइंग शब्द आया, खेल रहा था। कौन खेल रहा था? ही है कौन? अ बॉय। पहले वाक्य का कर्म दूसरे वाक्य का करता है और दूसरे वाक्य में जीरेंड दिया रहता है। तो जीरेंड से ही पहले वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, दूसरे वाक्य में जीरेंड से ही उतार लेते हैं। आई सॉ ए बॉय प्लेइंग इन द गार्डन, इन द ग्राउंड। आई सॉ ए बॉय प्लेइंग इन द ग्राउंड, मैंने मैदान में एक लड़के को खेलते हुए देखा। इसका अर्थ क्या निकलता है? हुए। नेक्स्ट, पास्ट पार्टिसिपल। दूसरा भाग है पार्टिसिपल का पास्ट पार्टिसिपल। इसका पहला नियम है, इसमें दिए हुए वाक्यों का कर्ता एक होता है और कारण और परिणाम दिया रहता है। यानी वाक्यों के अर्थ में कारण और परिणाम दिया रहता है। कारण वाले वाक्य में हमेशा एक एडजेक्टिव दिया रहता है। अब ऐसी स्थिति में परिणाम वाले वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं और कारण वाले वाक्य को बीइंग से बनाते हैं। जैसे द लायन वाज हंग्री, शेर भूखा था। हंग्री क्या है? एडजेक्टिव है। ही किल्ड ए मैन, इसका परिणाम ये निकला कि उसने एक आदमी को मार डाला। तो बीइंग हंग्री, वाज की जगह क्या आ गया? बीइंग हंग्री। अब किसने मारा? ही से पता नहीं चलता, इसलिए लायन को ही की जगह लाएंगे। तो द लायन किल्ड ए मैन। इसका सेकेंड रूल ये है, दिए हुए वाक्यों का कर्ता एक होता है और वाक्यों के अर्थ में कारण और परिणाम का संबंध दिया रहता है तथा कारण वाला वाक्य हमेशा पैसिव वॉइस के रूप में दिया रहता है। डियर स्टूडेंट्स, किस रूप में दिया रहता है? पैसिव वॉइस के रूप में। ऐसी स्थिति में भी परिणाम वाले वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं और ये पैसिव वॉइस हमेशा टू बी के परिवार से दिया रहता है। तो टू बी का परिवार क्या होता है? इज़ारियम वाजबर। तो देखिए क्या लिखा, ही वॉज पनिश्ड बाय द टीचर। एग्जाम्पल दिया हुआ है, ही वॉज पनिश्ड बाय द टीचर। तो वाज आ गया तो हो गया बीइंग पनिश्ड बाय द टीचर, कॉमा दूसरा वाक्य वैसे उतार लिया, ही रैन अवे। इसका तीसरा रूल होता है, पहले वाक्य का कर्म दूसरे वाक्य का कर्ता होता है। पहले वाक्य का कर्म दूसरे वाक्य का कर्ता होता है और कर्ता वाले वाक्य में मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म दिया रहता है। आई, जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई सॉ ए बॉय, मैंने क्या देखा? एक लड़के को देखा।
ही वॉज वुंडेड, वो कैसा था, जख्मी था। तो पहले वाक्य का कर्म दूसरे वाक्य का करता है। वुंडेड कौन था, ही कौन है, बॉय। तो ऐसी स्थिति में थर्ड फॉर्म को उठा के पहले वाक्य के कर्म के साथ जोड़ देते हैं। आई सा ए वुंडेड बॉय, वुंडेड को हमने किससे जोड़ दिया, अ बॉय से, आई सा ए वुंडेड बॉय। अब देखिए पार्टिसिपल का तीसरा भाग है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल का पहला रूल है, इसमें दिए हुए वाक्यों का कर्ता एक होता है और पहला कार्य पूर्णता समाप्त होने का बोध होता है। पहला कार्य पूर्णता समाप्त होने का बोध होता है। देखिए इसमें डियर स्टूडेंट्स कुछ मुख्य क्रियाएं होती हैं जो ये बताती हैं कि ये परफेक्ट पार्टिसिपल है, जैसे कंप्लीट, फिनिश और इंट, ये होती हैं। एग्जाम्पल नीचे दिया है, इट टुक हिज फूड, ही स्लेप्ट, उसने खाना खाया, वो सो गया। तो खाना खाया और खाना खाने और सोने के बीच में अंतर होता है, इसलिए ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक एक्टिव वॉइस के रूप में और एक पैसिव वॉइस के रूप में। एक्टिव वॉइस के रूप में दिया है तो इसे हैविंग से बनाते हैं, तो हमने कर्ता हटा दिया, हैविंग लिख दिया, और टुक का थर्ड फॉर्म होता है टेकन, हैविंग टेकन हिज फूड, कॉमा, दूसरे भाग में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, ही स्लेप्ट। दूसरा वाक्य है, दिए हुए वाक्यों का कर्ता एक होता है, दूसरा नियम, और पहला कार्य पूर्णता समाप्त होने का बोध होता है। और ऐसी स्थिति में पहला वाक्य हमेशा पैसिव वॉइस में दिया रहता है। किसमें दिया रहता है, पैसिव वॉइस में। और ये पैसिव वॉइस दिया रहता है लेकिन टू बी के परिवार से दिया रहता है। तो यहाँ पर हैविंग तो लगाते हैं और ये सारे हम बाज वर्ग की जगह बीन कर देते हैं, क्योंकि ये हमें बी से मिला, बी का थर्ड फॉर्म होता बीन। तो लिखा द बॉय वाज टायर्ड ऑफ प्ले, और ही, द बॉय है he sat down to take rest, to take rest। तो देखिए क्या हुआ, या sat down to rest, तो हो गया having been tired of play। अब कैसे पता चलेगा कि ही कौन है, तो ही की जगह द बॉय आ गया, द बॉय sat down to rest। तो ये पार्टिसिपल समाप्त हो गया। सेकेंड पार्ट है इन्फिनिटिव टू। अब इन्फिनिटिव टू होता क्या है, जब एक वाक्य में दो मुख्य क्रियाएं प्रयोग की जाती हैं किसी वाक्य के अर्थ को पूर्ण करने के लिए, तो दूसरे मुख्य क्रिया के पहले जब टू लगाते हैं तो उसे इन्फिनिटिव टू कहते हैं। इसका पहला नियम है, दिए गए वाक्यों का कर्ता एक होता है और वही कर्ता कार्य क्रम से करता है। तो ऐसी स्थिति में कर्ता जो पहला कार्य करता है उसी को पहले लिखते हैं, और ये कार्य फंक्शन से शुरू होता है। एग्जाम्पल दिया हुआ, आई वेंट टू मार्केट, आई बॉट ए बुक। तो पहले वाक्य पहले कर्ता द्वारा किए पहले कार्य में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, वैसे उतार लिया हमने, आई वेंट टू मार्केट, और आगे टू लिख दिया, और देखा कि दूसरे वाक्य की मुख्य क्रिया क्या है, बॉट। बॉट का टू लगा देते हैं तो फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो बॉट का फर्स्ट फॉर्म होता बाई, टू बाई ए बुक, टू बाई अ बुक। तो आई वेंट टू मार्केट टू बाई ए बुक। देखिए इसमें दिए गए सेकंड रूल ये है, इसमें दिए गए वाक्यों का कर्ता एक होता है और दूसरे वाक्य में इन्फिनिटिव टू पहले से ही दिया रहता है। जब पहले से दिया रहता है तो पहले ही वाला नियम है, लेकिन उसमें हमें टू लगा के मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाना पड़ा था, और यहाँ पहले से दिया रहता है, वैसे उतार लेते हैं। तो एग्जाम्पल क्या दिया है, आई वेंट टू द स्टेशन और आई वांटेड टू मीट माय फ्रेंड। वांटेड को भरपाई कर रहा है, मुख्य उद्देश्य है टू मीट, तो पहला हमने वाक्य वैसे उतार लिया, आई वेंट टू द स्टेशन और टू मीट माय फ्रेंड, क्या बना, टू मीट माय फ्रेंड। इसका तीसरा रूल होता है, इसमें दिए गए वाक्यों का कर्ता एक होता है तथा पहले वाक्य में बेरी या सो दिया रहता है, बेरी या सो दिया रहता है, और दूसरे वाक्य में कैन नॉट या कुड नॉट दिया रहता है। तो ऐसी स्थिति में बेरी या सो को हम हटा देते हैं और इसकी जगह एडवर्ब टू लगा देते हैं, टी डबल ओ था वो एडवर्ब टू कहलाता है।
तो देखिए पहले वाक्य में क्या हुआ, ही इज सो वीक एग्जाम्पल दिया था, तो ही इज टू वीक लिख दिया। और दूसरे वाक्य में कैन नॉट वर्क प्रॉपरली, तो मुख्य क्रिया के पहले टू लगाना होता है, तो मुख्य क्रिया क्या है, वर्क, तो टू वर्क प्रॉपरली, ही इज टू वीक टू वर्क प्रॉपरली। तो ये TOO जो होता है एडवर्ब टू कहलाता है, और TO2 होता है ये इंफिनिटिव टू कहलाता है। इसी प्रकार से इसका फोर्थ रूल है, इसमें दिए वाक्यों का कर्ता अलग अलग होता है, और पहले वाक्य में वेरी या सो दिया रहता है, और दूसरे वाक्य में कैन नॉट या कुड नॉट दिया रहता है। ऐसी स्थिति में पहले वाक्य में वैसा ही परिवर्तन करते हैं जैसे हमने तीसरे रूल में किया, सो की जगह एडवर्ब टू लगा देते हैं। तो लिख दिया एग्जाम्पल था द ट्री इज सो हाई ही कैन नॉट क्लाइम इन इट, तो द ट्री इज सो की जगह क्या हो गया, टू, द ट्री इज टू हाई। अब अपनी तरफ से हमें फॉर लगाना पड़ता, फॉर लगा दिया, और दूसरे भाग का जो कर्ता होता है वो कर्म बना देते हैं। तो फॉर ही का कर्म क्या हुआ, हिम, तो हो गया द ट्री इज टू हाई फॉर हिम, फॉर हिम, द ट्री इज टू हाई फॉर हिम टू क्लाइम इन इट, टू क्लाइम इन इट। तो देखिए डियर स्टूडेंट, तीसरा चौथा नियम एक ही जैसे, अंतर इतना होता है कि दूसरे वाक्य का जो कर्ता होता है उससे पहले फॉर लगाकर उसको कर्म में बदल देते हैं, बाद में जहाँ मुख्य क्रिया दी रहती है उसे उतार लेते हैं। ये हम लोगों का इंफिनिटिव टू समाप्त हो गया। इसके बाद थर्ड नंबर आ गया प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जीरेंड। जैसा कि नाम है, प्रीपोजिशन में लगाना है बिफोर नाउन, या तो नाउन के पहले, आर जीरेंड या जीरेंड के पहले। तो देखिए पहला रूल है, प्रीपोजिशन है ऑन और आफ्टर, ऑन ऑब्लिक आफ्टर, चाहे ऑन का प्रयोग करें और चाहे आफ्टर का प्रयोग करें, दोनों का मतलब एक ही है। जब दिए हुए वाक्यों का कर्ता एक होता है और वो कर्ता कार्य क्रम से करता है, तो ऐसी स्थिति में हम इन्हीं प्रीपोजिशन की सहायता से बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया है, ही वेंट टू मार्केट ही बॉट ए पेन, तो यहाँ पर हम चाहे लिख दें बेंट, बेंट का फर्स्ट फॉर्म होता है गो, तो हो गया आफ्टर गोइंग टू मार्केट, या हम आफ्टर की जगह ऑन भी लिख सकते थे, आफ्टर गोइंग टू मार्केट कॉमा, दूसरे वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं करते। अब देखिए अगला प्रीपोजिशन है बिसाइड्स। बिसाइड्स माने होता है के अतिरिक्त। इस प्रीपोजिशन का प्रयोग हम उस समय करते हैं, एज ए जीरेंड करते हैं, जब दिए हुए वाक्यों का कर्ता एक होता है और एक ही कर्ता की दो अच्छाइयां या दो बुराइयां दी रहती हैं। अगर बुराइयां हैं तो दोनों बुराइयां होंगी, और अच्छाइयां हैं तो दोनों अच्छाइयां होंगी। ऐसी स्थिति में इसमें किसी के जब अच्छाई बुराई बताते हैं तो टू बी का परिवार लगता है। जैसे कह दिया ही इज गुड, ही इज काइंड, वो अच्छा है, वो दयालु है, तो ही की दो विशेषताएं, तो क्या बना दिया गया, बिसाइड्स, कर्ता की जगह बिसाइड्स लिख दिया, इज की जगह क्या गया, बीइंग गुड, बिसाइड्स बीइंग गुड, दूसरा वैसे उतार लेते हैं कॉमा ही इज काइंड। अब इसी का दूसरा नियम है, एक ही कर्ता दूसरे के पक्ष में दो कार्य करता है। जब एक कर्ता किसी दूसरे के पक्ष में दो कार्य करता है तब भी हम बिसाइड्स के सहायता से वाक्य को बनाते हैं एज ए जीरेंड। लिखा हुआ ही मेड ए प्रॉमिस ही केप्ट इट, उसने वादा किया, उसने पूरा किया। तो वादा किसी दूसरे से किया जाता है और पूरा भी जिससे वादा किया जाता है उसी के लिए किया जाता है। तो ही ने किसी दूसरे के पक्ष में दो काम किए, हो जाएगा बिसाइड्स। मेड का फर्स्ट फॉर्म होता है मेक, तो मेकिंग, बिसाइड्स मेकिंग ए प्रॉमिस कॉमा ही केप्ट इट, तो बिसाइड का काम खत्म हो गया। इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, देखिए जब एक ही कर्ता की एक अच्छाई और एक बुराई दी रहती है, यानी ध्यान दें बिसाइड्स में बताया गया था एक कर्ता की दो अच्छाइयां दो बुराइयां दी रहती हैं, लेकिन इन स्पाइट ऑफ में एक ही कर्ता की एक अच्छाई और एक बुराई दी रहती है। ऐसी स्थिति में इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग करते हैं और हमेशा एज ए जीरेंड बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया, ही इज पुअर ही इज हैप्पी, वो गरीब है वो खुश है, उल्टा होता है। तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर,
इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर, कॉमा ही इज हैप्पी। जब कोई करता, इसका सेकेंड रूल है, जब कोई करता कोई काम करता है, जो कार्य करता है उसका परिणाम उल्टा निकलता है, तो एज ए जीरेंड बनाते हैं। जैसे लिखा ही वर्ड हार्ड ही फेल्ट। एग्जाम्पल, उसने कठिन परिश्रम किया, वो फेल हो गया, उल्टा हुआ। तो इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, कॉमा ही फेल्ट। इसके बाद विद प्रीपोजिशन होता है। विद का प्रयोग हम कब करते हैं? जब दिए हुए वाक्यों का कर्ता अलग अलग होता है और वाक्यों के अर्थ में कारण और परिणाम का संबंध दिया रहता है। कर्ता तो अलग अलग होगा, लेकिन मतलब कारण और परिणाम का संबंध दिया होगा। तो ऐसी स्थिति में परिणाम को पहले लिखते हैं और कारण को बाद में लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, द सन रोज ही स्टार्टेड हिज जर्नी। सूर्य निकला, इसलिए उसने अपनी यात्रा शुरू कर दी। तो परिणाम क्या है? उसने अपनी यात्रा शुरू कर दी, इसी को पहले लिखना है। ही स्टार्टेड हिज जर्नी विद द सन रोज। विद के बाद द सन आ गया तो एज ए नाउन बना, क्योंकि द सन क्या है? नाउन है। अब देखिए 5 प्रीपोजिशन होते हैं जिनका मतलब एक ही होता है। ऑन अकाउंट ऑफ, बिकॉज ऑफ, फॉर, इन ऑर्डर टू, ड्यू टू। तो देखिए इनका अर्थ होता है के कारण, और इनके पास हमेशा हम उस समय जाते हैं जब दिए वाक्यों का कर्ता एक होता है और कारण परिणाम का संबंध होता है। परिणाम वाले वाक्य में हम कभी कोई परिवर्तन नहीं करते हैं और उसी से बनाते हैं, और कारण वाले वाक्य में जब टू बी का परिवार दिया रहता है तब वहां पर एज ए नाउन बनाते हैं, और जब मुख्य क्रिया दी रहती है तो एज जेरेंड बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया है नीचे, ही वॉज इल। तो वाज क्या है? टू बी का परिवार है। ही कुड नॉट गो टू स्कूल, वो बीमार था इसलिए स्कूल नहीं जा सका, तो वो बीमार था एक कारण है। परिणाम क्या निकला? वो स्कूल नहीं जा सका, तो इसी से बनाएंगे ही कुड नॉट गो टू स्कूल ड्यू टू इलनेस। कोई भी लगा सकते हैं, ड्यू टू, ऑन अकाउंट ऑफ, बिकॉज ऑफ, इन 5 प्रीपोजिशन में से कोई लगा सकते हैं। क्या बना? ही वॉज इल, ही कुड नॉट गो टू स्कूल ड्यू टू इलनेस। अब देखिए इसमें दूसरा है एज ए जेरेंड बनेगा, ही वर्ड हार्ड। उसने कठिन परिश्रम किया, ही पास, वो पास हो गया, तो वो पास हो गया, परिणाम निकला ही पास्ट। बिकॉज आप लगा दें, चाहे ड्यू टू लगा दें, चाहे ऑन अकाउंट आप लगा दें, बिकॉज ऑफ वर्किंग हार्ड, बिकॉज ऑफ वर्किंग हार्ड। अब देखिए फॉर, ये फॉर जो होता है ये कीमत के लिए होता है। ये दिए हुए वाक्य होंगे और कीमत के लिए पहले से दिया होगा। जब पहले से दिया होगा तो एज ए नाउन इसका प्रयोग करते हैं। जैसे लिखा आई बॉट ए बुक, मैंने किताब खरीदी। एग्जाम्पल, आई बॉट इट फॉर 2 रुपीज। फॉर आ गया पहले से, 2 रुपीज नाउन हो गया, तो यहीं से उतार लेंगे। पहले वाक्य को इसे उतार लिया, आई बॉट ए बुक फॉर 2 रुपीज। अब देखें नेक्स्ट, फ्रेज इन अपोजिशन। फ्रेज इन अपोजिशन, अपोजिशन माने होता है साइड बाई साइड। पहला रूल है, जब दिए हुए वाक्यों में से पहले वाक्य में कर्ता के स्थान पर क्या दिया रहता है? नाउन दिया रहता है। कर्ता के स्थान पर नाउन दिया रहता है, और उसी नाउन के स्थान के लिए पहले वाक्य में भी कुछ दिया रहता है और दूसरे वाक्य में भी कुछ दिया रहता है। तो इस ऐसे वाक्यों को हम फ्रेज इन अपोजिशन से बनाते हैं। जैसे लिखा है, एग्जाम्पल है, रमेश इज द मॉनिटर ऑफ माई क्लास। रमेश नाउन है और द मॉनिटर ऑफ माई क्लास कौन है? रमेश है। तो रमेश के स्थान के लिए किसका प्रयोग किया गया? द मॉनिटर ऑफ माई क्लास। अब देखिए, ही इज द सन ऑफ माई फ्रेंड। तो द सन ऑफ माई फ्रेंड कौन है? रमेश है। तो दूसरे वाक्य में भी रमेश के स्थान के लिए प्रयोग किया गया। तो ऐसी स्थिति में ये पहला रूल कहलाता है। हमने क्या किया? नाउन को पहले लिख दिया रमेश, नाउन को लिखने के बाद कॉमा लगा दिया। अब देखें कि नाउन कौन है, तो हम इसे हमने ले लिया द मॉनिटर ऑफ माई क्लास, वही रमेश है, तो उसको ले सकते हैं, या द सन ऑफ माई फ्रेंड, उसको भी ले सकते हैं। तो हमने लिख लिया द मॉनिटर ऑफ माई क्लास। अब दूसरा कॉमा लगा दिया। अभी तक हमने कोई सहायक क्रिया मुख्य क्रिया का प्रयोग नहीं किया। अब दूसरे वाक्य में जो बचा है वहां सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ हमें लेना पड़ेगा। तो हो गया इज द सन ऑफ माई फ्रेंड। तो इसे कहते हैं फ्रेज अपोजिशन। इसका दूसरा रूल है, जब पहले वाक्य में कर्म के स्थान पर एक नाउन दिया रहता है। अभी कर्ता के स्थान पर था, अब हो गया कर्म के स्थान पर नाउन दिया रहता है,
और उसी नाउन के स्थान के लिए दूसरे वाक्य में भी कुछ दिया रहता है। तो देखिए जैसे हमने कहा एग्जांपल दिया आई मेट रवि, रवि क्या है? नाउन है, तो कर्म के स्थान पर नाउन आ गया। ही वॉज द सन ऑफ माई फ्रेंड, द सन ऑफ माई फ्रेंड कौन है? रवि है। तो हमने जब ऐसा होता है कर्म के स्थान नाउन होता है तो उस बात को वैसे उतार लेते हैं। तो आई मेट रवि हमने वैसे उतार लिया, इसके बाद कॉमा लगा दिया, जो इसके स्थान के लिए प्रयोग किया जाता है उसको उतार लेते हैं। यहाँ में सहायक क्रिया मुख्य क्रिया की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि पहले से वाक्य में सहायक क्रिया मुख्य क्रिया आ चुकी होती है। तो क्या उतार लिया? द सन ऑफ माई फ्रेंड, आई मेट रवि द सन ऑफ माई फ्रेंड। अब देखें 5th नंबर, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, ये क्या है? तो यह हुआ एब्सोल्यूट है जिसमें दिए हुए वाक्यों का कर्ता हमेशा अलग अलग होता है। हमेशा ध्यान रखें, कर्ता नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के पास जब ही जाएंगे जब दिए हुए वाक्यों का कर्ता अलग अलग होता है और वाक्यों के अर्थ में कारण और परिणाम का संबंध होता है, संबंध दिया रहता है। तो देखिए क्या है, इसमें हम परिणाम वाले वाक्य में तो कभी कोई परिवर्तन करते नहीं, इसका कोई कर्ता कभी हटता नहीं। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया है, इट वॉज हॉलीडे, छुट्टी थी, ये कारण है। परिणाम क्या निकला? आई डिड नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं गया, ये परिणाम निकला। तो परिणाम वाले वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं करना है। अगर कारण वाले वाक्य में इजारे में बाजवर दिया तो बीइंग लगा दो, तो हो गया इट बीइंग हॉलीडे। इसमें कर्ता हटेगा नहीं, चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव। इट बीइंग हॉलीडे कॉमा और दूसरा वाक्य वैसे उतार लिया, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। तो अगर इजारे में बाजवर कारण वाले वाक्य में दिया हो तो बीइंग लगा दो, चाहे तो हैविंग से बना सकते हैं, लेकिन सबसे सरल है बीइंग लगा कर दो। दूसरा रूल है द सन रोज, सूर्य निकला। यू स्टार्टेड योर जर्नी, तुमने अपने, तो यू स्टार्टेड योर जर्नी ये परिणाम है। तो अब क्या हुआ कि हमने परिणाम वाले वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं होना है। अब देख रहे हो कि पहले वाक्य में इजारे में बाजवर नहीं दिया तो हैविंग लगा दो, द सन हैविंग राइजन, द सन हैविंग राइजन और कॉमा यू स्टार्टेड योर जर्नी, द सन हैविंग राइजन कॉमा यू स्टार्टेड योर जर्नी। तो इस प्रकार से नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट समाप्त हो गया। नेक्स्ट देखें, एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। देखिए एडवर्ब क्या है, एडवर्बियल फ्रेज क्या है। एडवर्ब का पहला रूल है, जब किसी दिए हुए वाक्यों में से एक वाक्य में क्या दिया रहता है? एक एडजेक्टिव दिया रहता है। दिए हुए वाक्यों में से एक वाक्य में एडजेक्टिव दिया रहता है और दूसरे वाक्य में प्रयोग की गई मुख्य क्रिया की विशेषता बताता है। कौन? एडजेक्टिव। तो ऐसी स्थिति में हम उस एडजेक्टिव को एडवर्ब बनाकर सिंपल बना लेते हैं। जैसे लिखा इट इज सर्टेन, ये निश्चित है। क्या निश्चित है? यू विल पास, तुम पास हो जाओगे, पास होना निश्चित है। तो मुख्य क्रिया वाले वाक्य में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो हमने उतार दिया यू विल पास और सर्टेन एडजेक्टिव था उसको एडवर्ब बना लिया सर्टेनली। क्या बना? यू विल पास सर्टेनली। सेकेंड रूल है, यदि एडजेक्टिव वाला वाक्य निगेटिव दिया हो तो ऐसी स्थिति में एडजेक्टिव का अपोजिट बनाकर एडवर्ब बनाते हैं, अपोजिट बना लेते हैं। जैसे लिखा है ही इज नॉट श्योर, ही विल पास अनश्योरली। तो श्योर का अपोजिट लगा दिया। थर्ड, अब देखिए आइए अब एडवर्बियल फ्रेज को देखें। इसमें दिए हुए वाक्यों का कर्ता अलग अलग होता है और वाक्यों के अर्थ, अच्छा यह भी एडवर्ब का ही रूल है। देखें, इसमें दिए हुए वाक्यों का कर्ता अलग अलग होता है और वाक्यों के अर्थ में कारण और परिणाम का संबंध दिया रहता है। ऐसी स्थिति में हम 3 प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, चाहे बाई का करें, चाहे बिफोर का करें, चाहे आफ्टर का करें। सबसे अच्छा तो बताता बाई। जैसे लिखा द सन रोज ही स्टार्टेड हिज जर्नी, तो परिणाम से बनाते हैं ही स्टार्टेड हिज जर्नी बाय द सन रोज। हम चाहे तो आफ्टर बिफोर भी लगा सकते थे, लेकिन बाय सबसे अच्छा अर्थ बताता है। अब देखिए, अब आ जाइए एडवर्बियल फ्रेज में। तो एडवर्बियल फ्रेज का रूल है 4 नंबर के रूप में, जब दिए हुए दोनों वाक्यों में दोनों वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं और दूसरा वाक्य
निगेटिव दिया रहता है। ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, विदाउट की सहायता से बनाते हैं। जैसे लिखा यू मस्ट डू द वर्क, यू द कास्ट डज नॉट काउंट। देखें, ध्यान दें एग्जाम्पल में, यू, ये सेंटेंस को, ऊपर वाले सेंटेंस को काट लें। यू बाय द बुक, यू बाय द बुक, द कास्ट डज नॉट काउंट। यू बाय द बुक पहला सेंटेंस, दूसरा है द कास्ट डज नॉट काउंट। तो देखें, होगा यू बाय द बुक विदाउट काउंट द कास्ट, यू बाय द बुक, यू बाय द बुक विदाउट काउंट द कास्ट, विदाउट काउंट द कास्ट। क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल दिया गया था, वो एग्जाम्पल दूसरा लिख गया था, देखें फिर समझें। यू बाय द बुक, ये पहला सेंटेंस है, और द कास्ट डज नॉट काउंट। तो इसको भी बनाना है, पहला सेंटेंस में वैसे उतार लिया, यू बाय द बुक विदाउट काउंट द कास्ट, ये बनेगा। यदि देखिए, अगर यदि वाक्य में डू नॉट या डज नॉट की जगह शुड बी नो दिया हो, तब भी विदाउट की सहायता से बनेगा। जैसे दिया हुआ है एग्जाम्पल, डू दिस वर्क देयर शुड बी नो डिले, तो डू दिस वर्क वैसे उतार लेंगे विदाउट डिले, डू दिस वर्क विदाउट डिले। इसके बाद नेक्स्ट 7 नंबर एडजेक्टिव। देखें एडजेक्टिव में क्या होता है, जब दिए हुए वाक्यों में से एक वाक्य में कर्ता या कर्म के स्थान पर एक नाउन दिया रहता है और दूसरे वाक्य में एडजेक्टिव दिया रहता है, तो उस एडजेक्टिव को, वह एडजेक्टिव निश्चित नाउन की विशेषता बताता है, तो उस एडजेक्टिव को नाउन से जोड़ देते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया है, ए गर्ल इज वीपिंग, शी इज यंग, तो इसका सिंपल बनेगा, ए गर्ल नाउन है तो ए गर्ल के साथ जोड़ दिया, ए यंग गर्ल इज वीपिंग। उस एडजेक्टिव को उठा लेते हैं और नाउन के साथ जोड़ देते हैं। ये नाउन कर्ता के स्थान पर होता है, कर्म के स्थान पर। ध्यान दें इस प्रकार से। आगे देखें कंजक्शन। कंजक्शन एंड होता है। डियर स्टूडेंट, ढंग से सुने, ये एंड कंजक्शन क्या है? एंड कंजक्शन से सिंपल कब बनता है? जब हम दो कर्ताओं या दो कर्मों को जोड़ते हैं तो ये सिंपल बनाता है, और जब दो वाक्यों को जोड़ते हैं तो ये कंपाउंड बनाता है। तो जरा देखें ढंग से। पहला एग्जांपल दिया, आई वेंट टू कानपुर, यू वेंट टू कानपुर आल्सो, यानी कि कर्ता अलग अलग होगा और वो दोनों कर्ता काम एक करते हैं। ऐसी स्थिति में हम दोनों कर्ताओं को एंड से जोड़ देते हैं और पहला वाला वाक्य उतार लेते हैं जो पहला कर्ता काम करता है। तो हमने लिखा आई एंड यू और उतार लिया वेंट टू कानपुर। अब देखिए दूसरा रूल क्या है, कर्ता एक होगा वाक्यों का लेकिन कर्म अलग अलग होंगे। जैसे आई टुक टी, आई टुक टी, और पहला एग्जांपल, पहला सेंटेंस, दूसरा आई टुक मिल्क आल्सो, आई, यू नहीं होगा, आई टुक मिल्क आल्सो। तो देखिए कर्ता एक है लेकिन काम अलग अलग कर रहा है। तो हमने लिखा आई टुक टी एंड मिल्क आल्सो, मिल्क आल्सो, यानी कि कर्म को जोड़ दिया एंड से।
तो जब कर्म को एंड से जोड़ देते हैं तो दूसरा रूल है, जब कर्ताओं को जोड़ देते हैं तो पहला रूल है। पहले रूल में कर्ता अलग अलग होते हैं, कर्म एक करते हैं। दूसरे रूल में कर्ता एक होता है लेकिन कर्म अलग अलग करता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स।